नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर कहा है कि इस बार एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और सत्ता में परिवर्तन होगा। देखिए, जहाँ तक ईवीएम का मामला है, इसके तो प्रमाण मिले हैं। जिस तरह से कई जगहों पर खाली ऐसा नहीं है कि ज़बानी ये बात कही जा रही है, कई जगह पाए गए। और जिस तरह से खुलेआम इस बात का एक सबूत मिल रहा है लोगों को, तो एक डर और खौफ है लोगों को। लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ हुआ होगा तो जाहिर है परिणाम पर उसका असर पड़ता है। देखिए, कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है और हमको लगता है कि इस बार भी गलत साबित होगा। और जिस तरह के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं या जिस तरह का क्लेम किया जा रहा है, उसमें सच्चाई नहीं दिखती है, हकीकत नहीं दिखती है। और कई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो एनालाइज करते हैं, उन लोगों का जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार लड़ाई बहुत कांटे की लड़ाई है जहाँ भी है, और ऐसा नहीं कि एक तरफा है। सर, जो हम लोगों ने जो पिछली बार जो भूल हुई है उससे सीख लिया है, और अभी से हमारे ऑब्जर्वर हैं या जो पर्यवेक्षक हैं, वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं, वो सब अलर्ट हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है जनतंत्र में तो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा पिछले दरवाजे से वो सरकार बनाते आए हैं। पिछली बार भी गोवा में और मणिपुर में हमारा बहुमत था, लेकिन जिसको कहते हैं कि ज़बरदस्ती वहाँ की सरकार को हथियाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और धन का भी और सत्ता का भी पूरा दुरुपयोग किया था। इस बार हम लोग अलर्ट हैं और ऐसा हमको नहीं लगता है कि मौका भारतीय जनता पार्टी को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। नतीजों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार होने वाला है। मैं राजनीतिक से अलग हट के आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तन्मयता से समाज की सेवा की है, विपरीत परिस्थितियों में सेवा की है। कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाने का काम किया है, और देश को बचाने ने आसपास के राज्यों को और आसपास के देशों को भी बचाने का काम किया है। उसका परिणाम है आज विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी एकमात्र एक ग्लोबल नेता के रूप में उभरे हैं, और सबसे बड़ा उनके अपनी साथ साथ जो भारत का मान बढ़ा है। आज आपने देखा होगा यूक्रेन के संघर्ष के दौरान के अंदर भी तिरंगा झंडा एक सुरक्षा कवच बन के उभरा है, और पाकिस्तानी भी बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो भी तिरंगे का सहारा लेकर भारत माता की जय कर कर अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। 5 राज्यों में आपने देखा होगा हम लगातार कोरोना के पीरियड में और वैसे भी हमने जो धार्मिक, हर आदमी की व्यक्ति की अनेकों आकांक्षा होती हैं। विकास, उसको शारीरिक विकास भी चाहिए तो मानसिक विकास भी चाहिए, बुद्धि विकास भी चाहिए। इसलिए हमने, आपने देखा होगा कि हम जिस प्रकार से उनके लिए जो हमारी चुनौतियां थी, देश के सामने चुनौतियां थी, अनेकों अनेक सरकारों ने चुनौतियां खड़ी भी की हैं और चुनौतियों का सामना भी कभी नहीं किया। हमने जो कहा वो करा। अपने काशी विश्वनाथ का विकास देख सकते हैं, राम मंदिर का विकास देख सकते हैं, वहीं मेडिकल कॉलेज को विकास देखते हैं। बड़े बड़े फ्लैग कहेगी क्या नहीं कहेगी कांग्रेस की मानसिकता, क्योंकि सारे किस प्रकार से वो देश को चलाती हैं, देश के साथ में किस प्रकार से काम करते हैं, वो अपने वोट बैंक के घाटे नफ़े से देखते हैं। लेकिन यूक्रेन में फंसा हुआ हर व्यक्ति, देश का नागरिक जो भी है, वो नागरिक, हमारा देश का नागरिक, उसको बचाना, साथ साथ विश्व के अंदर आज जिस प्रकार मोदी जी ने अपना एक स्थायित्व बनाया है। आज की तारीख में यूक्रेन अनेकों अनेक स्थानों पे हमारे विरुद्ध रहा है, उसके बावजूद भी मानवतावादी दृष्टिकोण से यूक्रेन की जनता के साथ में आदरणीय मोदी जी खड़े हुए हैं। वहीं रशिया जैसे मित्र से भी बात कर रहे हैं। जो बीच का रास्ता है अपने देश के हित का जो होगा, हमारा हित, देश हित पहले है, मानव हित पहले है, और उसके बाद में फिर और बात है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना को लेकर सपा के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मतगणना की स्वच्छता के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश में संदेह का माहौल व्याप्त है, क्योंकि कुछ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सत्ताधारी दल के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि बनारस, बरेली आदि सभी जनपदों में अधिकारियों की मिलीभगत से ईवीएम इधर से उधर ले जाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस संदेहजनक स्थिति को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा चुनाव के 2022 का जो मतगणना कल होनी है 10 तारीख को, और जिस तरह की खबरें पूरे प्रदेश से इस समय आ रही हैं और ख़ास तौर पर कल जिस तरह बनारस में, सुल्तानपुर में और भी कुछ जगह पर ईवीएम की गाड़ियां पकड़ी गई, वीवीपैट जो है कूड़ेदान में पड़ा मिला, तो हम लोगों का आग्रह है कि जो प्रशासन में बैठे जो सच्चे अधिकारी हैं, जो सच्चे पुलिसकर्मी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने बदलाव के लिए इस बार बड़ी ईमानदारी के साथ वोट दिया, उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो आगे आएँ और इस लोकतंत्र को बचाने का वो लोग काम करें। हमारी समाजवादी पार्टी हर उस रास्ते को अपनाएगी जहाँ पर लोकतंत्र को बचाया जा सके, और जिस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, सोनभद्र में हुई, बनारस में हुई, ये जो है मतगणना के दिन जो बड़ी एक साजिश जो भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है, उस साजिश की तरफ इशारा करती है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय पर मंडी परिसर में बने स्ट्रांग रूम के पास ही वोटों की गिनती होगी। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभाओं के वोटों की गिनती जिला मुख्यालय पर ही होनी है। जिला मुख्यालय पर मंडी परिसर में वोटों की गिनती के लिए विधानसभा वार व्यवस्था की गई है और हर विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में जिस तरह मतदान सकुशल संपन्न हुआ था, उसी तरह मतगणना भी सकुशल संपन्न होगी। इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। आप अवगत हैं कि हमारा नवीन मंडी स्थल है, यहीं पे स्ट्रांग रूम्स हैं और इसी जगह पे काउंटिंग भी हमारी 10 तारीख को होनी है और सभी व्यवस्थाएं सही हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी से ऑलरेडी बैठक हो गई है और निरंतर हम लोग उनके संपर्क में हैं। कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इस ज़िले में नहीं है और जिस तरीके से 3 तारीख को यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष और शांति व्यवस्था कायम रखते हुए पोलिंग हुई थी, उसी तरीके से सभी के सहयोग से 10 तारीख को भी हम निष्पक्ष और शांति व्यवस्था मेंटेन करते हुए काउंटिंग करवाएंगे। टेबल कितने बनाए गए हैं काउंटिंग? देखिए, हर जगह पे हर विधानसभा में हमारे पास 14 ईवीएम काउंटिंग की टेबल्स हैं। उसके अलावा आरओ की टेबल है, उसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग की टेबल्स हैं, वो विधानसभा वाइज अलग अलग हैं। आपके बांसी और कपिलवस्तु में 3 टेबलों पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और बाकी विधानसभाओं में 2 टेबल पे होगी। और इसके अलावा एक एक टेबल आपके जो भी ETPBS आते हैं उनकी स्कैनिंग होती है, उसके लिए QR टीम के लिए वो एक टेबल है। ये सभी टीमों की टेबलों की जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी गई है। उनके काउंटिंग एजेंट सब लोगों ने अपने निर्धारित प्रोफार्मा में बना लिए गए हैं, तो सभी को सब चीज़ें सूचित कर दी गई है। आपके 10 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे आपके ट्रेजरी से जो डबल लॉक के अंदर है वहाँ से पोस्टल बैलेट। यूपी के श्रावस्ती जनपद में कल 10 मार्च को सुबह मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कमर कस ली है। इस दौरान मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस विभाग की टीम को भारी संख्या में मतगणना स्थल पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जिले की दोनों विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 10 मार्च को सुबह 8 बजे से कलेक्ट्रेट परिसर के तथागत हॉल में होगी। डीएम नेहा प्रकाश ने बताया कि मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संपूर्ण मतगणना सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए 10 मार्च मतगणना की तिथि नियत है। हमारे यहाँ सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। हमारे यहाँ मतगणना का स्थल ये कलेक्ट्रेट का कंपाउंड है।
यहाँ पर तथागत सभागार एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक में एसी भिंगा का काउंटिंग होगा और दूसरे में श्रावस्ती की काउंटिंग होगी। प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है। ईवीएम मशीन का स्ट्रॉन्ग रूम भी कलेक्ट्रेट कंपाउंड में ही है, वहाँ से ईवीएम मशीन्स लाई जाएंगी। उसके लिए एक सेपरेट कॉरिडोर बनाया गया है। हमारे काउंटिंग हॉल में पर एसी 14 टेबल्स लगे हैं। उसके अलावा 3 टेबल और लगे हैं जिसमें 2 पे पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी और एक पर ईटीबीपीएस की काउंटिंग होगी। हमारे भिंगा विधानसभा में 424 बूथ्स हैं, तो इसमें हमारे करीब 31 राउंड्स लगेंगे काउंटिंग के लिए और श्रावस्ती में 480 बूथ्स हैं, वहाँ पे 35 राउंड्स लगेंगे। तो हमने एस्टिमेट किया है कि करीब 7 से 8। यूपी के मिर्जापुर जिले के 5 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नगर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में ईवीएम को सुरक्षित सील बंद कमरे में रखा गया है, जिसकी निगरानी पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के साथ ही सपा के लोग भी कर रहे हैं। तो वहीं एसपी ने बुधवार को मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पॉलिटेक्निक परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने मुखिया अखिलेश यादव के फरमान के बाद से सशंकित हैं। उनका कहना है कि हमें प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है। दिन रात सपा के कार्यकर्ता इस परिसर में चारों तरफ से निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मतगणना नहीं हो जाएगी हम परिसर को छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा नाम धर्मेश दुबे है और हम लोग समाजवादी सिपाही हैं और हम लोग यहाँ पे जिला प्रशासन पे हम लोगों को यकीन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोलें आई हैं, हमारे कार्यकर्ता इतना मेहनत किए हैं, हमें हमारी पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा के लोग समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं बेईमानी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं और जब तक कल तक मतगणना और परिणाम नहीं आ जाएंगे, हमारा कोई भी समाजवादी सिपाही यहाँ से हटेगा नहीं और हम पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ ईवीएम की रक्षा करेंगे। अक्षय पांडे, प्रदेश सचिव विधानसभा। सर, यहाँ पे कोई एक ऐसी घटना हुई क्या कि ईवीएम से विवाद कोई है? यहाँ पे तो नहीं हुई, पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह आप टीवी के माध्यम से हम लोग लगातार देख रहे हैं। कल जैसे कि बनारस में 2 ट्रक ईवीएम पकड़ा गया, घोरावल में पकड़ा गया और एक जगह और है कहीं वहाँ पे बैलेट पेपर पकड़ा गया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहा है कि हम लोग अपने ईवीएम का सुरक्षा स्वयं करें, ये लोकतंत्र खतरे में है। कल मतगणना को लेकर के अभी हम लोगों द्वारा अपने फोर्स के साथ बैठक की गई है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी के साथ साथ उनको ब्रीफ किया गया है। ब्रीफिंग के बाद यहाँ पर रिहर्सल कराया जा रहा है। पूरे मतगणना सेंटर को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, आइसोलेशन, आउटर कार्डन और इनर कार्डन। इसके अलावा 8 गेट बनाए गए हैं, बैरियर की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है, हर जगह फोर्स लगाई गई है और कल हम लोग पूरी सुरक्षा के साथ मतगणना कराएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारत सरकार भारतीयों को मिशन गंगा के तहत वापस लाने का कार्य कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थी वापस आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन से पंजाब लौटी एक छात्रा ने एएनबी न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए। आज 14वां दिन है। अभी भी रूस द्वारा यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। इस बीच यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक 19,000 से ज्यादा छात्रों को वहां से निकाला जा चुका है। ऐसी ही एक छात्रा जो कि यूक्रेन से लौटी हैं, हल्का अमलोह से, जो कि पंजाब के जिला श्री फतेहगढ़ साहिब के अंतर्गत आता है, उनसे बातचीत करने के लिए आज हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनका नाम जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल यूक्रेन में किस तरह के हालात बने हुए हैं और किन हालातों के बीच ये छात्रा वहां से निकल कर आई है। सबसे पहले स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपका नाम हम जानना चाहेंगे और यूक्रेन में कब से आप हैं, वहाँ किस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रही थी, सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति लुटावा है। मैं अमलोह जिला फतेहगढ़ साहिब से बिलोंग करती हूँ।
मैं 2019 में गई थी यूक्रेन में खार्किव शहर में, और मैं वहाँ पे एमबीबीएस की स्टडी कर रही हूँ, और ये मेरा 3rd ईयर का 2nd सेमेस्टर था। बिल्कुल। श्रुति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन हालातों से आप वहाँ से निकली हैं और वहाँ से निकलने के लिए आपकी कितनी मदद भारत सरकार और पंजाब सरकार ने की? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 23 फरवरी की रात को कुछ ऐसा नहीं था, सब हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। 24 की सुबह अचानक 4 बजे बॉम्ब ब्लास्टिंग की आवाज़ें आने लगी, और मेरे को घर से कॉल आई मेरे मम्मा की कि हमें यहाँ पे न्यूज़ दिखाई जा रही है कि यहाँ बम्बार्डिंग हो रही है, तुम बाहर जाके एक बार चेक करो कि ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे, कि हमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने चेक किया, मेरे ग्रुप्स चेक किए, उसमें सब में यही आ रहा था कि यहाँ पे बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी है। तो फिर मेरे दोस्त आए मेरे घर पे, उन लोगों ने हमारे सामान शिफ्ट करने में हेल्प करी, और हम सभी एक ही जगह हुए, एक जगह शिफ्ट हुए। तो हमारे जो एजेंट हैं हरदीप सिंह जी, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग किसी ऐसी जगह में छुप जाओ जो कि या अंडरग्राउंड जैसे मेट्रो स्टेशन हुए, या फिर आप अंडरग्राउंड फ्लोर्स पे छुप जाओ, क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्टिंग कभी भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तो हम लोग दोपहर के 3 बजे तक हम मेट्रो स्टेशन चले गए, क्योंकि वहाँ पे सायरन बजने लग गया। वहाँ हमें सायरन से पता चलता था कि अलर्ट्स आते थे। अगर सिंगल सायरन है मींस कि अलर्ट है आपके लिए कि आप जा सकते हैं। अगर 2 सायरन है मतलब कि नज़दीक आ सकता है खतरा, आप फिर भी भागना चाहे तो भाग लो। अगर 3rd है मींस कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब है कि आप भागो मत, जहाँ पे हो उसी जगह पे अंडरग्राउंड छुपो कि बाहर खतरा है या बॉम्बार्डिंग होने वाली है जस्ट उससे पहले। तो ये बात हमें बोली गई, और हम लोग फिर मेट्रो स्टेशन पहले ही भागे, और लगभग 24 तारीख की सुबह से 28 की शाम तक हम मेट्रो स्टेशन पे ही सोए। उस टाइम पे हमें कोई खाना नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, और वहाँ कर्फ्यू लगने शुरू हो गए शाम के 4 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो हम जो भी खाना लाते सुबह 6 से 8 के बीच में लाते, उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन में ही होते थे। तो श्रुति, जब तक आप मेट्रो स्टेशन में छुप के रहे तो वहाँ पर आपके साथ और कितने छात्र थे, और क्या भारतीयों के अलावा किसी और देश के छात्र भी वहाँ पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, हमारे इंडिया के छात्रों के अलावा भी बहुत से थे, वहाँ के लोकल पीपल भी बहुत थे। वो थे अरेबिक लोग थे, नाइजीरियन थे, हर तरह के लोग वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने शेल्टर लिया हुआ था मेट्रो स्टेशन। तो फिर उस मेट्रो स्टेशन से किस तरीके से निकलना हुआ? क्या इंडियन एम्बेसी से आप लोगों की बातचीत हुई? कैसे आप लोग बॉर्डर तक पहुँचे? कौन से बॉर्डर से आपको भारत लाया गया? मैंने आने से पहले सारी जानकारी ली। मैंने हंगरी बॉर्डर पे कॉल करी, मिस्टर अंकुर नाम के वहाँ पे उस टाइम पे ड्यूटी पे थे। तो मैंने उनसे कॉल करी और पूछा कि मैं बॉर्डर तक कैसे पहुँचूँ। निकलना तो मेरे को अपने रिस्क पे ही था, बट मैंने उनसे एक बार सिक्योरिटी के लिए पूछा कि मेरे को स्टेशंस बता दो कि मैं कहाँ कहाँ से हंगरी पहुँच सकती हूँ। तो उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की वहाँ पे, और मैं फिर रात को टनल्स के बीच में से निकली मेट्रो स्टेशन के, और वहाँ पे वायरिंग्स भी हैं, सब वो ध्यान से देखना पड़ता है। और जो उसकी पटरी है, एक साइड पे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी और एक साइड पे नहीं थी, तो वहाँ से भी ध्यान से मुझे निकलना पड़ा। और वो सब चीज़ें मैंने टनल से 4-5 किलोमीटर हम चल के गए। उसके बाद फिर हमने ट्रेन ली, यूक्रेन के एक शहर है लिवीव नाम का शहर, वहाँ तक हमने ट्रेन ली। उसके बाद भी हमने 3 ट्रेन और क्रॉस मतलब ली हंगरी बॉर्डर पहुँचने के लिए, और उसके बाद फिर हमारे इंडियन एम्बेसी थी, उन्होंने बहुत हेल्प करी वहाँ पे। खार्किव की अभी जो तस्वीरें हैं वो बहुत डरावनी हैं, क्योंकि वो शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। आपने जो आखिरी तस्वीर खार्किव की देखी थी वो किस तरह की थी? मैंने देखी थी आखिरी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की, जो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और बच्चे की डेथ हुई थी कर्नाटका के। तो उस बिल्डिंग की मैंने वीडियोस जो देखी वो मैंने आखिरी देखी। उसके बाद मेरे को डर लगने लगा, तो मैंने कहा कि अगर रिस्क लेना है तो अब लेना ही है, निकल सकते हैं हम। तो मैंने टनल से रास्ता चूज़ किया। अब जो बच्चे वहाँ से आए हैं यूक्रेन से, जो एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़कर आए हैं, उनके सामने बड़ी समस्या ये है कि अब वो अपनी पढ़ाई को किस तरीके से जारी रखेंगे। तो उसको लेकर भविष्य के लिए अभी से कोई आप लोगों ने प्लानिंग बनाई है, या फिर भारत सरकार की तरफ से कोई छूट या रियायत दी जा रही हो? हमें अभी तक ये न्यूज़ आ रही है कि भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि हमारी जो थोड़े टाइम की आगे स्टडी है वो लोग इंडिया में ही करवाएं। बाकी मुझे यूनिवर्सिटी से भी ये बोला जा रहा है कि 15 तक आपकी वेकेशंस हैं, उसके बाद हम शायद ऑनलाइन आपकी करवा सकते हैं क्लासेस, अभी के लिए, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, आप हंगरी बॉर्डर पर पहुंची, उसके बाद इंडियन एम्बेसी के द्वारा आपको भारत तक लाया गया। उसके लिए किसी तरह की कोई चार्ज वगैरह? बिल्कुल, 1 रुपया भी किसी ने नहीं लिया। मैं बॉर्डर से जो भी मेरी मनी, मैं इवन कि खार्किव से जो निकली थी, जो बॉर्डर पे स्टैम्प्स लगी थी, किसी ने कोई चार्ज नहीं किया। वैसे वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है, आपको जैसे पता है, हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ एंट्री स्टैम्प लगाई और वहीं से निकल गया। अच्छा श्रुति, ये स्थिति बहुत दिनों से खराब थी, काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध
युद्ध हो सकता है। तो ऐसे में कई इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने 1 महीने पहले से ही वीज़ा लगाना शुरू कर दिया था और उन्हें उसके लिए डबल पैसे देने पड़ रहे थे। तो क्या आपने पहले कोशिश की थी भारत आने की? एक्चुअली मेरा है 3rd ईयर और उसमें हमारा एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है क्रॉक। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की डीन है उसने ये बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। 2014 में भी यही चीज़ हुई थी और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो उन्होंने हमें रोक रखा था क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट ईयर था ये। हम उसकी वजह से ना हम चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि हम घर जाएँ क्योंकि यहाँ पे बहुत टेंस थे सब, और या फिर हम अपनी स्टडी को देखें। तो फिर हमने कोई चांस नहीं लिया उसके आने पहले का। श्रुति, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी वहाँ पर और कितने इंडियन स्टूडेंट थे और क्या वो सब इंडिया वापस आ चुके हैं, अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? मेरी खुद सिटी में और मेरी यूनिवर्सिटी में 2000 प्लस बच्चे हैं और ऑलमोस्ट सभी इंडिया आ चुके हैं। उन लोगों ने वहाँ जो हमारे एजेंट हैं, मैंने जैसे कि पहले बताया, करण संधू जी हैं, हरदीप सिंह जी हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प करी और ये सब बच्चों को इवैक्यूएट करके उसके बाद अपना गए हैं, निकले हैं और जर्मनी की तरफ और यूक्रेन की और सिटीज़ की तरफ। और जितने दिन आप मेट्रो में छुप कर रही, आपने भी बताया कि 4-5 दिन का वक्त आपको वहाँ गुजारना पड़ा। खाने पीने की कितनी वहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ी, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए आप निकल सकते थे, तो कितना खाना स्टोर था उस समय? क्या जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने किसी तरह की हेल्प की? वहाँ पे स्टोर्स बिल्कुल बंद हो गए थे, सारे बंद कर दिए। जो सुपरमार्केट्स खुले थे, अब सबको सामान लेना तो लाइन बहुत लंबी लग जाती थी और इतना टाइम हमारे पास नहीं था। तो जो घर पे हमारे पास थोड़ा बहुत सामान था हम उसी से बनाते थे और आते-आते रास्ते में बमबारी भी शुरू हो जाती थी। तो फिर हमें उसी टाइम भागना पड़ता था उस जगह से कि हमें जान बचानी है, खाना बाद में खा लेंगे। तो कई बार तो खाना घर पे भी बना बनाया रह जाता था कि हमें अपनी जान बचानी है इस टाइम। बिल्कुल, अभी भी ये कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं कि इंडिया का फ्लैग दिखाकर पाकिस्तान या नाइजीरिया, दूसरी कंट्री के लोग निकल रहे हैं। आपने भी कुछ ऐसा देखा है वहाँ पर? हाँ जी, ज़रूर। हमें खुद हमारे फ़ोन्स पे इन्होंने पहले बोला कि आप लोग हिंदुस्तान का झंडा लगाओ, और क्योंकि किसी और कंट्री के संबंध अच्छे नहीं हैं रूस के साथ और मोदी जी ने जैसे बात भी करी है कि इंडियंस को कुछ नहीं हो सका, तो वो अपने आप को बचाने के लिए इंडिया का झंडा भी यूज़ करते थे। बिल्कुल। श्रुति, ये भी कहा जा रहा है कि जो अब ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए, ये पहले शुरू कर देना चाहिए था। आपको भी ऐसा लगता है? जी, बिल्कुल। ये पहले जैसे कि हमें पता है कि कई कंट्रीज़ ने पहले ही अलार्म दे दिया था अपने स्टूडेंट्स को कि आप वापस आ जाइए। हमारी एम्बेसी ने उस टाइम पे हमें ये बोला कि जिनका एसेंशियल नहीं है, एडवाइजरी में ये लिखा गया था कि जिनका एसेंशियल नहीं है वो आ सकते हैं, और हमें तब एसेंशियल था बिकॉज़ हमारा इंपॉर्टेंट ईयर था। तो फिर अगर उससे पहले ये बोल देते कि सभी बच्चों को इंडिया पहुंचना ही पहुंचना है जैसे तैसे करके, तो ऑलरेडी मतलब हम आते ही फिर तो। बिल्कुल। और कर्नाटक के एक छात्र जिनकी डेथ हो गई है वहाँ पर, क्या आप उन्हें जानती थी? नहीं, मैं उनको ऐसे नहीं जानती थी, बट मेरे को पता था कि वो मेरे सीनियर हैं और मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करते। उनकी जो डेथ हुई है वो फायरिंग के दौरान हुई है, और फायर रशिया के किसी सोल्जर ने नहीं, यूक्रेन के किसी सोल्जर ने किया। बिल्कुल। और ये भी बात सामने आई थी कि बच्चे ज़्यादा खार्किव और कीव में फंसे हुए थे, लेकिन सुमी से और अलग-अलग जगहों से छात्रों को निकाला जा रहा था। कितने ऐसे इंडियंस हैं जो एक तरफ ज़्यादा रहते हैं? मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं वो कीव, खार्किव और सूमी इन जगह में ही रहते हैं, और सूमी वाले बच्चों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे। वो निकल ही नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से। हम तो जैसे तैसे करके निकल गए रिस्क लेके। उनकी मैंने वीडियोस भी देखी। उन लोगों ने ये बात बोली कि हमारी ये आखिरी वीडियो है, हमें नहीं पता हम अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनकी अगर हेल्प हो जाए, हम अपने घर सेफली पहुंच गए हैं, अगर उनकी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। आपका आखिरी मैसेज क्या रहेगा, क्योंकि आप सही सलामत वापस आई हैं, तो ऐसे में आप क्या भारत सरकार और पंजाब सरकार को धन्यवाद कहना चाहेंगी? जी ज़रूर, मैं धन्यवाद उनको बोलना चाहूँगी क्योंकि जिस हिसाब से हमारी वहाँ कंडीशन थी, हम सेफ़ली अपने घर पहुँचे, अपने परिवार के पास पहुँचे। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना दुःख वहाँ के बच्चों ने देखा है, वो इंडिया के बच्चों को कभी भी ना देखना पड़े, उसका 1/4 भी ना देखना पड़े, मैं ये बोलूँगी बस। और थैंक यू सो मच, आपने हर स्टेप पे हमारी इतनी मदद करी, और मैं ये भी चाहूँगी कि आप आगे भी हमारी ऐसी मदद करो। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ श्रुति, जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और अब ये अपने स्वदेश सही सलामत लौट आई हैं। इन्होंने भारत सरकार का भी धन्यवाद अदा किया है और हम भी यही चाहेंगे कि जो बचे हुए भारतीय हैं इस समय यूक्रेन में, उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। जो स्थिति इस समय यूक्रेन में बनी हुई है वो भारतीयों को किसी तरीके से इफेक्ट ना करे, ये समझना और ये जानना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज़।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।